हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं वीडियो नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्री कॉलोनियल पीरियड, मींस ब्रिटिशर्स के आने से पहले आपकी इंडिया कैसी थी, किस तरह से हम किन किन चीज़ों में इतने अच्छे थे, हमें लोग सोने की चिड़िया कहते थे और हम हैंडीक्राफ्ट में पूरे एशिया और यूरोप को जो है उनके साथ ट्रेड करते थे, सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे एंड व्हाट नॉट। उसके बाद 190 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और हमारे रिसोर्सेज के दम पे अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश किया। बट आज सेकेंड वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उस समय हमारे सारे सेक्टर्स का वन बाय वन क्या हालत थी, क्या हमारे पास था, क्या नहीं था और हमें किस तरीके से आगे सर्वाइव करना था। तो आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कहाँ था, किस दिशा में जा रहा था और क्या इसकी हालत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स में ये वीडियो कवर कराऊंगी और इसमें जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जमींदारी सिस्टम जो है ये है क्या चीज, इसमें किस तरीके से काम होता है और जो ब्रिटिशर्स हमें देकर गए वो उसने हमें कहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें हमारे 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बेचारे क्या कर रहे थे। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है इन दिस द प्रॉफिट एंड ओनरशिप राइट्स वेंट टू, कहाँ पे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं ओनरशिप राइट्स, जमींदार के पास, वेंट टू जमींदार। अरे मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, चल पड़ा। जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, मतलब फार्मर्स। तो इसका मतलब जो फार्मर्स थे, अब वो अपनी 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 जहां पर वो खेती करते थे उन जमीनों के वो ओनर नहीं रहे थे। ओनर कौन बन गए थे? ब्रिटिशर्स ने ओनर्स किसको बना दिया था? ओनर उन्होंने बना दिया था इन जमींदारों को। अब ये जो जमींदार हैं, इनके पास सारे ओनरशिप राइट्स चले हैं और इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, जितनी भी फसल उग रही है उससे जो भी पैसे आ रहे हैं, ये यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट, ये भी किसको जा रहा है? ये भी जमींदार को जा रहा है। और जो किसान है उसको जमींदार जो पैसे देंगे बस वो मिलेंगे। तो अब इसमें दिक्कत क्या थी? ये जो लैंड टेन्योर सिस्टम है इसमें दिक्कत क्या थी? यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है दे कलेक्ट दी रेंट, मतलब लगान। लगान मूवी आई थी ना आमिर खान वाली, वहीं से देखो, ये उसी से इंस्पायर। दे कलेक्ट दी रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कल्टीवेटर्स। मतलब किसी किसान की कोई खेती खराब हो गई, फसल में आग लग गई, कीड़ा लग गया, बेकार हो गई, बारिश नहीं हुई, बारिश की वजह से कोई खेती नहीं हुई, या बहुत बारिश हो गई उसकी वजह से फसल खराब हो गई, चाहे जो कुछ हो गया, आपको जमींदार को ये रेंट, ये लगान देना ही देना है। वो बिल्कुल भी नहीं इस चीज को देखेगा कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपको कुछ मिला है, आपकी जो है कोई आपका नुकसान हो गया है या नहीं हुआ है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा कुछ भी हुआ हो, आप मुझे मेरा पैसा देकर जाओ। तो अब इससे क्या हो रहा था? अच्छा, अब जमींदार क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बना दिए थे, तो अब इससे क्या हो रहा था? किसानों का बहुत नुकसान होता था। लेकिन उसका एक और रीजन, अगर आप जमींदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें से समझना पड़ेगा कि भाई इतने इतने थोड़ी वो इनह्यूमन थे कि हमें उन्हें दिख रहा है कि यार इस किसान के पास तो बिल्कुल खाने को भी पैसे नहीं है और मैं इससे कह रहा हूँ नहीं तू मुझे लगान दे। वो चक्कर ये था कि जमींदारों को ये पता था कि अगर हमने इनसे लगान नहीं वसूला, हमने इनसे रेंट कलेक्ट नहीं किया, तो जो हमारे राइट्स हैं हम एज जमींदार, वो हमसे छिन जाएंगे, किसी और को जमींदार बना देंगे। भाई तुम हमें पूरा रेंट जो है लोगों से लेकर नहीं दे पा रहे, तो तुम्हें अब हम जमींदार नहीं बना रहे, तुम्हारी जगह हम किसको, किसी और को जमींदार बना देंगे। तो इनको मजबूरी में जो है क्या करना पड़ता था, इनको रेंट लेना पड़ता था। लेकिन कुछ जमींदार बहुत क्रूएल भी थे, वो कहते थे भाई हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, हमें तो ये तो कमाई का साधन मिल गया। तो ये जमींदार क्या लेते थे लोगों से? लगान। तो
इसकी वजह से क्या होता था, किसान दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। उसके पास पैसे हैं या नहीं है, उसको तो रेंट देना ही देना है, उसको तो लगान देना ही देना है। तो जो है ये एक तो पहला पॉइंट हो गया एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर सिस्टम आप पूरा अच्छे से पढ़िए, इसमें से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अच्छे से हम चारों पॉइंट मैंने बहुत इजी करके बनाया है, तो हम बहुत इजी। तो आई होप जमींदारी सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया। इसे लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं, कि हमने जो भी किसान खेत में कुछ भी खेती कर रहा है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, लगान देगा जमींदारों को। अब देखो दूसरा पॉइंट आ गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब जब हम आजाद हो गए तो हमारी क्या सिचुएशन थी। उस समय जमींदारी सिस्टम था तो किसानों को तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब जब कुछ बच ही नहीं रहा तो किसान कहाँ पे हैं, उनके पास जब पैसे ही नहीं है तो क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी, क्या कुछ होगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज आपकी इकोनॉमी बहुत वीक थी, और जमींदारों को अपना लगान मिल जाए, वो अपना अयाशी कर लें, उन पैसों से मजे कर लें, तो उनको क्या जरूरत है अपग्रेडेशन की। तो जो टेक्नोलॉजी है, और इंडियन इकोनॉमी के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे बचे नहीं, वो सारा ब्रिटिशर्स ने उन्हें खाली कर दिया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो वैसे ही खाली है। तो टेक्नोलॉजी आपकी इकोनॉमी में क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या होगा, किस तरह की खेती आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस समय पे, आपको खेती ज्यादा बढ़िया हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, पुरानी तरीके से आप खेती करोगे, पुरानी चीजें यूज करोगे, तो आपका आउटपुट, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। अब देखो दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अभी ये इरिगेशन क्या है, टफ लग रहा है क्या। इरिगेशन मतलब पानी की व्यवस्था, सिंचाई कहते हैं हिंदी में, सिंचाई करना, खेत में पानी को जो है करना। तो इरिगेशन फैसिलिटी, अब इसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल है। आजकल आप देखते हैं खेतों में पंप लगे हुए होते हैं, पंप के थ्रू जो है हम वो जो है पूरा खेत में सिंचाई हो जाती है अच्छे से पानी। तो बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें अच्छा पानी देना पड़ता है। अब जो उस समय इरिगेशन फैसिलिटी थी ना, जैसे खेत कई ऐसे एरिया में जहाँ पानी का डायरेक्ट सिस्टम नहीं है, नदी से दूर है, नदी जहाँ होती है वहां पे ना जमीन में ही थोड़े से नीचे लेवल पे पानी होता है, तो खेतों में उतना जो है वो बनी रहती है जो है नमी जितनी जरूरत होती है। लेकिन जो दूर दराज खेत हैं जहाँ दूर पानी चाहिए, वहां पे आपको पंप की फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। वो उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। इतनी सुविधाएं नहीं है तो इतनी अच्छी फसल नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो आपकी फसल जो है कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे, आप क्या नहीं दे पाओगे, ये लगान। आप लगान नहीं दे पाओगे, लगान नहीं दे पाओगे तो जमींदार आपको एक्सप्लॉइट करेगा, ह्यूमिलेट करेगा। तो जो है ये उस समय हमारे एक प्रॉब्लम थी। तीसरी दिक्कत है नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर उस समय हमारे यहाँ यूज होते थे, वो उनका जो यूज था ना वो बिल्कुल मिनिमम था। मतलब लोग जो है वो नेचुरल तरीके से ही फसल उगाते थे, और उनके पास ना तो इतनी नॉलेज थी कि भाई अगर मैं इस मेरी फसल में कीड़ा लग रहा है तो मैं क्या इलाज करूं, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालूं कि कीड़ा ना लगे, या मैं ऐसे कौन से फर्टिलाइजर यूज करूं कि मेरी फसल जो है वो दुगनी होने लगे, या थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ जाए, मेरी फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाए, मेरी जो ज्यादा होने लगे, बढ़िया क्वालिटी की होने लगे, कीड़े ना लगे। तो ये सारी चीजें जो हमारे फर्टिलाइजर्स करते हैं ना, इसके बारे में किसानों को पता ही नहीं था, वो तो एक्सप्लॉइटेड थे बेचारे। तो फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं होते थे। जब फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम। देखो टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम, फैसिलिटी इरिगेशन की प्रॉपर नहीं है, उसका असर सीधा किस पे आ रहा है, प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है आपकी, कम। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजर्स नहीं है तो अगेन क्या हो रहा है, आपके क्या कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी फिर से कम। तो प्रोडक्टिविटी जो थी जब हम आजाद हुए उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आपका ऐसे कोई पूरा खेत है, अब प्रोडक्टिविटी का मतलब ये पूरा मेरा खेत है, देखो कैसी सी शेप बन गई, दोबारा बनाऊं क्या, रुको दोबारा बनाते हैं यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे इरेज कर रही हूँ। हाँ देखो, ये हमारा पूरा सपोज लैंड है, फिर गड़बड़ कर दी, और ये इतनी बड़ी लैंड जो है वो मेरे फ्रेंड की है, दोनों की है। अब इक्वल लैंड में मैं 50 किलो कुछ भी प्रोड्यूस करता हूँ, 50 या 5000, 50 किलो गेहूं उगाता हूँ, और जो मेरा फ्रेंड है इसमें ही वो 80 kg गेहूं उगाता है, सेम पीस ऑफ लैंड है। तो किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है,
अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मेरे फ्रेंड के खेत में ज्यादा सामान उग रहा है जबकि खेत का साइज वही है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्टिविटी है। तो ये होना चाहिए, आगे जाके वो 80 को 100 में कन्वर्ट करना चाहेगा, तो ये प्रोडक्टिविटी है। अब उस समय पे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम इरिगेशन नहीं करते, हम प्रॉपर जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, तो हमारा भैया प्रोडक्टिविटी का सीन बड़ा गड़बड़ है, हमारे खेत में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये एक दूसरा रीजन था। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, मैं आपको तीसरे पॉइंट को कवर कराती हूँ क्विकली, ताकि जो है हम देख पाए कि और क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। वो तीसरा पॉइंट तो देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब कि ऐसा कुछ करना कि आपका एग्रीकल्चर का ना एक बिजनेस की तरह बना देना। तो मतलब इससे पैसे कैसे कमाए जाए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आ गया प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। अभी जो कैश क्रॉप है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना है आप लोग को अच्छे से। कैश क्रॉप मतलब देखो, मैंने आपको जब हमने प्री कॉलोनियल पीरियड पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 85% लोग जो है ना वो सेल्फ कंजम्पशन करते थे। एग्रीकल्चर जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था, मतलब मैंने गेहूं उगाया और उसी गेहूं को मैंने कंज्यूम कर लिया, अपनी फैमिली में आटा बनाया, रोटियां बनाई खा ली, चावल उगाया, चावल बनाए खा लिए, दालें उगाई, दालें बनाई खा ली। तो ऐसे अब सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। लेकिन इस समय अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कर दिया। मतलब उन्होंने हम लोगों से ये कहा, हमारे किसानों से ये कहा कि भैया आप तो जो है ना कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो। कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि आपको जो है ना, आप अपनी जो उस क्रॉप को बाजार में बेचो, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल जाएगा, कैश। अब ऐसे कौन सी कैश क्रॉप्स होती हैं जिन्हें आप सेल्फ कंज्यूम नहीं करोगे लेकिन मार्केट में बेच के पैसा कमा लोगे जल्दी से, तो वो है कॉटन, इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती, नील जिससे डाई बनती है ना, डाई वाला मटेरियल। कॉटन से हमें पता है कपड़े बनते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है। तो किसानों को इन्होंने कहा कि आप जो है वो सेल्फ कंजम्पशन वाली क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाओ। और कैश क्रॉप्स में जैसे कॉटन आपने उगा ली, इंडिगो उगा ली। इंडिगो पे ब्रिटिशर्स बहुत जोर देते थे कि आप इंडिगो जो है वो करो, आप सबने एसएसटी में पढ़ा होगा। बट इंडिगो का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिगो जो लोग जो भी इंडिगो की खेती करते हैं, इंडिगो का जो खेत होता है ना, इंडिगो के बाद वो इतना खराब हो जाती है उसकी मिट्टी, वो जमीन इतनी खराब होती है कि आप और कुछ नहीं उगा पाते। तो मतलब ये है कि अब आप सिर्फ इंडिगो उगाओगे, अब आप और किसी लायक नहीं रहे। जैसे बाकी खेतों में सीजन होता है ना, हमने गर्मियों में गेहूं उगा लिया, विंटर्स में हमने चावल उगा लिया, ऐसे करके, तो वो आप इंडिगो वाले खेत में नहीं कर सकते। वो फिर वहां सिर्फ इंडिगो ही उगेगा, नील की ही खेती होगी। और कॉटन आप करते हो। तो ये कैश क्रॉप का रीजन क्या था। अब इस कैश क्रॉप से किसानों को क्या दिखता था, अचानक से मैं मार्केट गया, मैंने कैश क्रॉप जो उगाई हुई थी कॉटन वॉटन, इनको बेचा और उसके अगेंस्ट में मेरे को पैसे मिल गए, तो मेरी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बढ़िया हो गई। ठीक है, अब उनसे खरीद कौन रहा है, उनसे ये ब्रिटिशर्स खरीद रहे हैं कैश क्रॉप्स को। किस लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं ये इसको यूज करते हैं अपने घर में, ब्रिटेन में, अपनी होम कंट्री में। किस लिए, एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन खरीदी, रॉ मटेरियल सारा वहां पे भेज दिया, वहां पे इस रॉ मटेरियल से कपड़े बने और 50 चीजें बनी और फिनिश गुड बन के कहाँ वापस आ गए, इंडिया। तो ब्रिटेन की तो इंडस्ट्री चल पड़ी, वहां पे तो टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई। और हम क्या बना रहे हैं, इंडिया क्या बना रहा है, सिर्फ रॉ मटेरियल। हम कुछ और नहीं बना रहे, हम तो रॉ मटेरियल बना के ब्रिटेन को दे रहे हैं, उसमें भी कोई टैक्स नहीं ले रहे, कोई ड्यूटी नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे तो राजा थे वो तो हम पे एज अ रूलर जो है वो हमें रूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कर दिया, कैश क्रॉप में लगा दिया कुछ लोगों को, जिससे उनकी कुछ की तो जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, लेकिन ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग कैश क्रॉप में गए उन्हीं की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हुई, और उस कैश क्रॉप को इन्होंने क्या किया, यूज किया एज रॉ मटेरियल। अब नंबर 4 पॉइंट है, लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स रिमेन्स नॉट बेनिफिटेड। यहां देखिए मैंने लिख दिया नॉट बेनिफिटेड। कौन कौन से लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स, मतलब कुछ लोग जो कैश क्रॉप में चले गए भाई उनको थोड़ा फायदा होना शुरू हो गया, लेकिन देखो लार्ज सेक्शंस को कोई फायदा नहीं हुआ। वो कौन कौन थे, छोटे छोटे किसान बेचारे जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। शेयर क्रॉपर का क्या मतलब होता है, शेयर क्रॉपर मतलब देखो हाँ फिर से एक खेत बनाते हैं,
ये है जी, गंदा सा बनेगा यार प्लीज। ये किसी का खेत है, ये मैंने रेंट पे ले लिया इससे, मतलब मैंने इसको कहा कि मेरे को आप ये लैंड का पीस दे दो खेती करने के लिए, और इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा ना, जैसे सपोज मैंने आप इसमें 100 किलो कोई एक चीज उगाई, तो उस 100 किलो का 10% या 20%, मेरी मर्जी है, जो भी हमारी टर्म्स डिसाइड होंगी ना लैंड ओनर के साथ, वो मैं लैंड ओनर को दे दूंगा। मतलब मैं उसके खेत में खेती करूंगा, और जितना भी मेरा वहां पर प्रोडक्टिविटी होगी उसका कुछ, उसमें से कुछ हिस्सा जो भी वो मुझसे डिसाइड करेगा, मे बी वो 50% कर ले या जितना भी करेगा, वो मैं उसको दे दूंगा बेचने के लिए। तो मैं क्या हूं, शेयर क्रॉपर हूं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा टेनेंट। टेनेंट कौन है? टेनेंट वो इंसान है जो वो कहेगा कि मेरे को ये आप खेत दे दो, और इस खेत का, मैं इस खेत में अपनी खेती करूंगा, और इस खेत का मैं आपको 500 रुपए महीना या जो भी 5,000 50,000 वो मैं आपको इसका रेंट दे दूंगा। तो ये छोटे लोग हैं, इनके बेसिकली शेयर क्रॉपर और टेनेंट वो लोग होते हैं जिनके पास ना अपनी फार्म के लिए अपनी जो है जमीन नहीं होती। दे आर लैंडलेस फार्मर्स, तो वो फार्मिंग तो करते हैं बट उनके पास अपनी जमीन नहीं है जिसपे वो खेती कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो शेयर क्रॉपर है तो उसने कहा जी मैं अपनी आधी फसल या 20% फसल आपको दे दूंगा। टेनेंट ने कहा जी आप मेरे से पैसे ले लो। छोटे फार्मर्स ये बेचारे किसी के यहाँ ऑलरेडी खेती कर रहे हैं और उसको वहां पे जो है, या छोटे छोटे किसान है, छोटी छोटी जमीनों के मालिक हैं, उसमें वैसे ही ज्यादा खेती नहीं होती, तो इनको कैश क्रॉपिंग, इस कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और या इन्होंने जितनी भी चीजें की उसका कोई फायदा नहीं हुआ जो ब्रिटिश जो है इनके साथ करके गए थे। तो ये जो है इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना कोई टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ना इन्हें कोई इंसेंटिव मिल रहा है। छोटे लोग हैं बेचारे, और यही असली काम करने वाले लोग होते हैं, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जब हमारा कंट्री आजाद हुई उस समय हमारी कंट्री में बुरा हाल था एग्रीकल्चर का, सोने की चिड़िया जो है वो बिल्कुल। तो ये जो हमारे छोटे सेक्शंस हैं किसानों के, इनको बेचारों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, और ये परेशान हो रहे थे कि भाई हमें इसका कोई भी बेनिफिट। तो जब ब्रिटिशर्स गए तो इंडियन एग्रीकल्चर की हालत खराब थी और लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो आई होप जो है आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और अच्छे से समझ में आ गए हैं, और इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा गाइज, आ जाता है चारों पॉइंट में से। या तो वो आपसे जमींदारी सिस्टम पूछ लेंगे रीजन क्या था, प्रोडक्टिविटी का क्या सीन था, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या मतलब है, कैश क्रॉप्स क्या होती है मैंने आपको बताया अच्छे से, और फार्मर्स की उस समय क्या हालत थी। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से करिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और डिटेल में पूरा ये आगे पढ़ते रहेंगे। ओहो, एक और गलती हो गई है मेरे से, इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे ये जो सेक्टर की स्पेलिंग है भाई, ये जल्दी जल्दी में SEC को SCE कर दिया, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ये सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मॉड्यूल आप नेक्स्ट पढ़ते रहिए और देखिए इसे कि आगे हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, कैसे आगे जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी का क्या हालत थी और अब क्या है और कैसे रिकवर किया। थैंक यू।